Welcome to the online lectures of Aryan Commerce classes. This is especially for 11 commerce students. We are with the subject called SP, Secretarial Practice. Okay. In the last lecture, we started with a new topic, that is chapter number 2. उस चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बताया. कितना टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हमने देखा था उसमें. यस, वी हैव सीन सम ऑफ द पार्ट. जैसे मैंने आपको सेक्रेटरी का मीनिंग बताया था, टॉपिक्स वगैरह सब बताया था मैंने आपको. और टॉपिक नंबर 2 पहले लेने का रीजन कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा. तो बोलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, वो हमने देखा था. बराबर ना. कोई भी बिजनेस में अगर जाके आपको किससे कांटेक्ट करने का रहेगा, किससे बातचीत करना रहेगा, तो कौन सा पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल, उस बिजनेस का सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल. बराबर ना. तो कौन सा बिजनेस का टाइप होता है ये आपको मालूम होना चाहिए. तो कल हमने देखा था सबसे पहला कल हमने जो देखा था वो टाइप ऑफ बिजनेस में सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल का मतलब ये अकेला बिजनेसमैन अपना बिजनेस करता है, देन उस बिजनेस को हम बोलेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल बोलेगा तो वन सिंगल पर्सन. सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न. तो अकेला वो बिजनेस करता है, उसका मेहनत भी उसका अकेले का, पैसा भी उसका अकेले का, प्रॉफिट भी उसका अकेले का, लॉस आया तो भी उसका अकेले का. उसके बाद हमको उन्होंने बताया था कि सोल ट्रेडिंग के बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब इसमें पूरा फैमिली के लोग मिलकर उस बिजनेस को करते हैं. इसमें हर एक व्यक्ति मेंबर रहेगा फैमिली का. मतलब मेरा फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों लोग इस बिजनेस का ओनर्स होते हैं. तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो मेंबर के बीच में बांटा जाता है, क्योंकि वो फैमिली का बिजनेस है. और इसमें जो मेन आदमी रहेगा उसको कर्ता बोला जाता है. और बाकी जो पर्सन रहेंगे उसको को पार्शिनियस करके बोला जाता है, अदर मेंबर्स. जैसे आपका पिताजी मेन है आपके घर का, तो उसको उनको करता मतलब वो सब डिसीजन वगैरह लेते हो. किधर बिजनेस करना चाहिए, कितने में सेल करना चाहिए, कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, ये सब वो अपना फैमिली का बिजनेस का पूरा निर्णय डिसीजन उनके हाथ में रहता है. देन दे आर कॉल्ड अस व्हाट, देन दे आर कॉल्ड अस कर्ता. और डैडी के साथ में बाकी जो जितना भी लोग है फैमिली के, उनको बोलता है को पार्शनियर. फैमिली के बाकी के मेंबर्स, फैमिली के बाकी के मेंबर्स. ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फिर तीसरा वाला हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म बोलेगा तो आप अपना बिजनेस करते हो, बट वो उसमें आप अकेला नहीं रहते हो, उसके साथ में आप किसी और को भी अपने बिजनेस में जोड़ा है, साथ में लिया है. तो ऐसा दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो उसको फर्म बोला जाएगा. या फिर उसको पूरा बोलने का रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म. और उसमें जो लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स. और कल प्रॉफिट आया तो उस प्रॉफिट को शेयरिंग करते हो. अगर बिजनेस किया और बिजनेस में समझो 60,000 का प्रॉफिट आया, तो इसमें ये 60,000 प्रॉफिट किसका बोला, दोनों का. पहला पार्टनर को और दूसरा पार्टनर को, दोनों को जाएगा, बट शेयरिंग करके जाएगा. 30,000 ये लेगा, 30,000 वो लेगा. ये दोनों ने मिलकर बिजनेस किया तो ये प्रॉफिट भी दोनों का रहेगा.
लॉस भी दोनों का रहेगा, मेहनत भी दोनों का रहेगा, पैसा जो लगेगा खर्चा वो भी दोनों का रहेगा। देन इट इज कॉल्ड अस पार्टनरशिप फॉर्म। और इस पार्टनरशिप फॉर्म में महाराष्ट्र में बोला जाता है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पार्टनरशिप एक्ट को, कानून को फॉलो करना पड़ता है 1932 का, जो इंडिया में कानून बना के रखा है। पार्टनरशिप बोलेगा तो क्या उन लोग नियम फॉलो करना चाहिए, वो कानून को उनको फॉलो करना पड़ता है। और ये लोग दोनों मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट बोले तो उसमें कंडीशन लिखा रहता है। में पार्टनर, पहला पार्टनर में है, दूसरा पार्टनर ये है, उसका एज कितना है, उसका एड्रेस कितना है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका कैपिटल क्या है, उसने कितना पैसा लेके आया, मैं कितना पैसा लेके आया, मेरा हिस्सा कितना रहेगा, शेयरिंग कितना रहेगा, उसका शेयरिंग कितना रहेगा, ये सब उसमें लिखा रहता है। और दोनों लोग साइन करते हैं उसमें। जैसे मैं अपना घर किसी भाड़ोतरी को देता हूँ, मैं अपना घर किसी को भाड़े से देता हूँ, किसी को भाड़े से मैं देता हूँ, उसको बोलते हैं हम, नहीं क्या, उसमें एक एग्रीमेंट बना के रहता है, 11 महीने का एग्रीमेंट बना के रहता है। उसमें लिखा रहता है कि भाड़ा कितना, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भरेगा, पानी का बिल कौन भरेगा, मेंटेनेंस कौन भरेगा, भाड़ा कितना रहेगा, डिपॉजिट कितना रहेगा, 11 महीना आप रहेंगे, उसके बाद खाली करेंगे, मैं डिपॉजिट रिटर्न करेगा, वो सब उसमें लिखा रहता है। इसको बोलते हैं एग्रीमेंट, सेम एज इट इज। ये दोनों पार्टनर अगर साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहते कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, जिसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ये सब हमने कल देखा था। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी टू अनदर पार्ट, एक एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये दो चीज आज हम देखने वाले हैं, दो ही चीज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज योर एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। So what is the meaning of LLP? Limited liability partnership. Limited liability, limited liability partnership, ठीक है। तो हमने कल जो देखा था ना, उसमें पार्टनरशिप देखा था, आपको मालूम रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब दो जन मिलकर बिजनेस करना, या दो से ज्यादा जन मिलकर बिजनेस करेंगे, मिनिमम दो। अकेला करेगा तो फिर उसको तो सोल ट्रेडिंग बोलेंगे ना रे। सो इफ टू, मिनिमम, मिनिमम दो लोग, तो ही उसको पार्टनर बोलेंगे। बोलते कि मेरा पार्टनर है, पार्टनर बोले सामने कोई तो होना चाहिए। तो दो आदमी मिलकर बिजनेस करेंगे तो उसका नाम पार्टनरशिप, या दो या तीन चार पांच, ऐसा उन्होंने बोला कि मैक्सिमम यू कैन कीप 50, कि ज्यादा से ज्यादा कितना लोग अपन अपने बिजनेस में जमा कर सकते हैं, 50 लोग। बराबर है क्या, 50 लोग मिलकर एक बिजनेस को कर सकते हैं। तो फिर जो प्रॉफिट आएगा वो 50 जन में बांट के देना पड़ेगा। 25 जन रहेंगे तो 25 जन बांट के लेंगे। सर ऐसा 25-25 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, हाँ करते हैं ना। 25 लाख रुपए चाहिए एक बिजनेस को, मेरे पास उतना ही नहीं। 25 लाख चाहिए बिजनेस करने के लिए, मेरे मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो हमारा 25 दोस्त लोग ने मिलकर, सब जन ने बोला कि 1-1 लाख रुपए जमा करो और अपन अपना बिजनेस करेंगे। तो 1 लाख 1 लाख करके 25 जन ने 25 लाख जमा किया और बिजनेस चालू कर दिया। अभी ये जो बिजनेस चालू हुआ कितने लोगों की मदद से चालू हुआ, 25 लोगों की मदद से चालू हुआ। बराबर है, किसका मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 25 हिस्सा होएगा, 25 लोगों को बांट के देना पड़ेगा। कौन समझा क्या, ये उसका कंडीशन, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट को आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हिस्सा करना पड़ेगा। दो जन रहेगा तो दोनों को बांटना, दोनों ने मिलकर मेहनत किया, दोनों ने पैसा लेके आया, दोनों जो प्रॉफिट है वो दोनों के कारण आया, तो दोनों बांट के लेंगे। 4 लोग रहेंगे तो चारों बांट के लेंगे। दैट इज पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप। बराबर है क्या, सर समझा आपको। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि सपोज इनकेस अगर समझो आपने बिजनेस चालू किया,
पार्टनरशिप में। 2 ही जन है, मैं और मेरा दोस्त। थोड़ा ज़्यादा गलती मत करो, अपन दोनों करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा हम दोनों बाँट के लेंगे, मेहनत भी अपन दोनों करेंगे। समझा क्या आपको? लेकिन हमको लॉस हो गया सब, 40,000 का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 40,000 हमको लॉस। तो हमने सोचा कि बंद कर देते। यार प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, तो सोचा अपन अपना बिज़नेस को बंद कर देते। तो उन्होंने बोला कि दोनों दोस्त लोग ही है ऐसा, तुमसे नहीं जमा, तुम बिज़नेस को क्लोज़ कर दो। बट बिज़नेस को क्लोज़ करना इतना आसान नहीं है। अगर समझो इन्होंने बैंक से पैसा वगैरह लिया रहेगा, समझो बैंक से लोन लिया था कि बिज़नेस चालू करने का करके, एक 20,000 रुपये लिया। अभी बिज़नेस बंद किया तो बैंक वाला थोड़ी छोड़ने वाला। बैंक वाले को जैसे ही मालूम पड़ा कि बिज़नेस बंद हो गया तो दोनों को बुला लिया। फ़ोन करके मैनेजर ने बुलाया, तुम दोनों इधर आ जाओ। तो तुमने बिज़नेस को बंद कर दिया क्या? हाँ, लेकिन तुमने तो बोला था कि बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए करके। हाँ सर, वो अभी जम नहीं रहा तो हमने बंद कर दिया। फिर ये लोन कभी देगा फिर? लोन कौन देगा? पैसा रिटर्न कौन देगा लोन? सर हम दे देंगे। तो उनको देना ही पड़ता। फिर अगले हफ्ते बुलाया, बोला पैसा भरो। सर नहीं है। फिर ऐसा टाइम देके उनसे पैसा लेगा ही लेगा। पैसा नहीं दिया ना तो तुम्हारा घर का सामान भी वो लोग लेके जा सकते। तो मैं उनको बोला कि सर हम दोनों आधा आधे, तो मैं 10,000 मेरा हिस्सा दे देता हूँ, मेरा दोस्त का 10,000 उससे आप ले। तो वो सब हमको मालूम नहीं, तुम दोनों ने मिलकर लेना, दोनों को साथ में पैसा देना पड़ेगा। तो ये मेरा दोस्त ना भाग गया, गाँव भाग गया। तो बैंक वाले तुम्हारा गाँव भी आ, तुम्हारा विलेज में भी आएंगे। विलेज से भाग के वो अपना ससुराल भाग गया, वो उधर भी आएगा वो। इसको बोलते हैं कि द लाइबिलिटीज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी इज नो लिमिट, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब आपने अगर समझो पैसा किसी का डुबाया और पैसा देने का टाइम आया, तुम अगर नहीं दिया तो तुम्हारा पैसा लेने के लिए वो किधर भी आ सकता है। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। किधर से भी आके आपसे पैसा मांग सकता है। तेरा बांडी बुंडी, तेरा टू व्हीलर खड़ा रहेगा वो भी उठा के लेके जाएगा। पैसा दे बोलता है, मैं लिया था ना पैसा हमसे। इसको बोलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बोलो तो देना पड़ेगा। तुम बिजनेस चला रहे तो बिजनेस में दो, बिजनेस में नहीं है तो घर से निकाल के दो, घर का सामान बेच के दो, गाँव भाग गया गाँव का जमीन बेच के दे, बट पैसा देना पड़ेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसको क्या बोला जाता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा डेंजर का, बराबर है ना रे? नहीं तो फिर जैसा विजय माल्या बैंकों का पैसा लेके भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। पहला काम वही बैंक के लोग उसके कंपनी में गए पैसा मांगने के लिए, वो नहीं दिया तो उसके घर पे गए। मतलब उसका बहुत पैसा उसने बैंक से करोड़ों में लिया था। वो देता देता करके बोला, फिर वो अपना घर से भी गाँव भाग गया। तो सब बैंक वाले गाँव चले गए उसको पकड़ने के लिए। गाँव से वो भी फॉरेन कंट्री भाग गया। अभी यूके में है वो। तो बैंक वाले ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला, देखो अपना ये ऐसा ऐसा आदमी है, हमारा बैंक का पैसा सबका डुबा के चला गया, तुम उसको पकड़ो। तो इंडिया का गवर्नमेंट ने ब्रिटिश का गवर्नमेंट को, ब्रिटेन के गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि ऐसा हमारा एक अपराध लोगों का पैसा डुबा के उधर आके बैठा है। तो उनके कंट्री में उसके ऊपर केस चलाया और उनको बोला गया कि उनके कंट्री ने उनको बोला, मतलब इंडियन ही हो, उनको बोला तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो उधर भी अगर वो नहीं बोला तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला कि उसको हमको हैंड ओवर कर दो, उसको हमको हैंड ओवर कर दो, हम देख लेते इधर। तो मतलब देखा किधर से किधर भाग। मतलब उसके कंपनी में गए, उसके गांव में गए, उसके घर पे गए, घर से वो भाग के विदेश भाग गया, उधर भी गए लोग। किसको बोलते हैं नो लिमिट।
अनलिमिटेड। जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक तेरे को पीछा नहीं छोड़ेगा। कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझा क्या आपको? ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा, इसके कारण ना, इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग बिजनेस करता नहीं क्योंकि उनको मालूम है करेगा फंसेगा तो अपना पूरा संपत्ति। मैंने समझा, ऐसे मैंने मेरे दोस्त के साथ बिजनेस चालू किया तो मालूम पड़ा कि लॉस में चला गया। वो लोग मेरे घर पे आ गए, मेरे घर का बाइक उठा के लिए चला गया। बराबर है क्या? फिर भी पैसा बाकी था, मेरा गांव आ गया, गांव में मैं हमारा जमीन बेच दिया। अरे फुकड़ का बिजनेस चालू किया तो ये सब नाटक हो। इसके लिए इंडिया में एक सिस्टम लेके आया, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस करो, लेकिन उसका नाम लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बोलेगा तो अगर समझे हमारा बिजनेस बंद हुआ तो इसमें जो पार्टनर्स रहेंगे, इस पार्टनर्स को आप सता नहीं सकते हो। हाँ, उनके बिजनेस तक आ सकते हो, उनके घर पे नहीं जा सकते। इट इज लिमिटेड। वो लोग आ सकते हैं लाइबिलिटी को मांगने के लिए, लिमिटेड जगह पे आ सकते हैं। लिमिटेड बोलते हैं उनके बिजनेस में आ सकते। तुम्हारा बिजनेस किधर चल रहा था उधर आके आपको सताएगा, आपसे पैसा मांगेगा, बिजनेस का कोई भी चीज को उठा के लेके जाए, तेरा घर तक आ नहीं सकता बिकॉज ऑफ द नियम, बिकॉज ऑफ द रूल। और उस टाइप ऑफ बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन वो नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कल कुछ हुआ तो फिर पार्टनर्स को कोई सता नहीं सकता। हाँ, तुम बिजनेस में आ जाओ, हम बिजनेस में माल लेके आता, माल बेचा, लॉस हो गया, सेल हो गया, जो भी है बिजनेस के अंदर ना, घर तक क्यों आ रहे हो? इसको नाम दिया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बहुत सारे लोग इस नाम से पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं। उनको मालूम है कि इसमें बिजनेस करेंगे, हर बिजनेसमैन यही सोचते कि प्रॉफिट है, लेकिन लॉस हुआ तो वो भी क्या करे? हर बिजनेसमैन सोचते कि प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर समझो लॉस हुआ तो बंद करके उसके बिजनेस का सामान को तुम लेके जा सकते हो। हाँ, घर पे नहीं जा सकते। समझो बैंक वाला आया तो हम नहीं दे सकते, तेरा घर पे आएगा तो घर पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये बिजनेस कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है? एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कौन समझेंगे आपको? Yes. इधर उन्होंने क्या बताया वो मैं बता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में समझेंगे आपको, तो उन्होंने बताया कि फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप, और कंपनी कंपनी के बारे में बाद में बताएगा, इसके बाद आएगा द नेम सजेस्ट लिमिटेड लायबिलिटी। उसका मतलब ये बता कि पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट अटैच्ड फॉर पेइंग ऑफ द डेट्स ऑफ एलएलपी। पार्टनर का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते अगर बिजनेस लॉस में गया तो। So nowadays, आज की तारीख में इज वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आर गवर्न्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, उसका कानून। इसमें उन्होंने बताया कि मिनिमम 2 जन को आपको रखना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना पार्टनर्स तुम रखना चाहते हो उतना पार्टनर्स रख सकते हो, कितना भी रख सकते हो। जैसा वो पार्टनरशिप जो हमने पढ़ा था ना, जो नॉर्मल पार्टनरशिप, उसमें उन्होंने बोला कि आप अपने बिजनेस में 2 जन से चालू करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 से ज्यादा पार्टनर्स को तुम रख नहीं सकते। मिनिमम 2, 2 से तो चालू करेगा ना, अभी पार्टनर बोलेगा तो 2 जन तो चाहिए ना, मिनिमम 2। बट मैक्सिमम 50, उसके ऊपर नहीं जा सकते। बट इधर पार्टनरशिप में उन्होंने बोला गया कि आप 2 से चालू कर सकते हो, लेकिन जितना पार्टनर्स चाहिए उतना पार्टनर्स रख सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं। 60 जन रखने का 60 जन रखो, 1000 जन रखने का 1000 जन रखो, 2000 पार्टनर बनकर तुम बिजनेस करना चाहो तो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। समझे क्या आपको? कितना मिनिमम लेके आना चाहिए? कुछ नहीं, तुम साथ में, हमारे पास दिमाग है, स्किल है आपके पास, चालू करो साथ। इजी टू फॉर्म, वो तो ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं लगता, बहुत इजी सिंपल है। एग्रीमेंट बना के लेते हो हर पार्टनर के बीच में, ईच पार्टनर विल हैव एन एग्रीमेंट, और ये कम पैसे से चालू हो जाता है, आपको ऐसा हेवी पैसा डालने का कोई जरूरत नहीं। समझे क्या आपको? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर ज्वाइनिंग एलएलपी। समझे? एलएलपी में कोई भी पार्टनर बन सकता है, उनका कंडीशन रहेगा तो आप आपके पार्टनरशिप में
आके साथ में बिजनेस कर सकते हो और जो भी प्रॉफिट आएगा उसका शेयरिंग कर सकते हो। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुम पार्टनर बना चुपचाप बैठा है, ऐसा नहीं। पार्टनर जितना भी पार्टनर नहीं सबको मेहनत तो करना, समझेगा आपको। उसके बाद डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, मतलब इसमें टैक्स वगैरह डबल डबल नहीं रहता, सिंगल जगह पे आपको टैक्स लगेगा बस। बिजनेस में टैक्स भर दिया तो फिर वापस आपको किधर भी टैक्स भरने का जरूरत। ये चीज उन्होंने बताया कॉल्ड LLP। इसका ईयर कौन सा है, 2008 का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कानून 2008 में आया था। ये पार्टनरशिप का जो कानून आया था 1932 में आया था। जॉइंट हिंदू फैमिली सक्सेशन जो एक्ट है वो बहुत पुराना एक्ट है, 1956 का है। और सोल ट्रेडिंग के लिए ऐसा कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। मैं अकेला है ना रे, अकेला रहेगा तो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं रहता, पार्टनर पार्टनर रहेगा तो झगड़ा रहता है, फिर नियम बनाना पड़ता है, बराबर है क्या। तो फिर नियम आता है, अकेला ही क्या झगड़ा करेगा, मेरा ही बिजनेस है, करेगा तो मुझे मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हुआ तो भी मेरा है, लॉस हुआ तो भी मेरा है, किसी के साथ झगड़ा हो गया तो वो भी मेरा ही। इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए सोल ट्रेडिंग के लिए अकेला बिजनेसमैन बिजनेस कोई भी कर सकता है। उसके लिए 3 चीज चाहिए करके बताया था, कौन सा। सबसे पहला पैसा लगेगा, कैपिटल। दूसरा उन्होंने बताया पैसा के बाद आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो किसी किसी के पास पैसा रहता है लेकिन उन्होंने क्या के लिए कौन बिजनेस करेगा। और तुमको उसका स्किल मालूम होना चाहिए, स्किल बोलेगा तो उसको, जैसे मैं होटल बिजनेस करना चाहता हूँ तो होटल के बारे में नॉलेज चाहिए। मैं कंप्यूटर्स का एक बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज चाहिए। मैं डांस क्लास कर ओपन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन डांस आना चाहिए मेरे को, तो सिखाएगा क्या। मैं क्लास ओपन करना चाहता हूँ कॉमर्स का, कर सकता हूँ, लेकिन कॉमर्स का नॉलेज चाहिए, पढ़ा नहीं तो रहेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, सोल ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो, बराबर। अभी मैंने जो बताया था कौन सा था, LLP, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव, ये दूसरा पार्ट हम देखने वाले थे आज। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, cooperative, what is the meaning of cooperative society? Cooperation, cooperative means cooperation, cooperation का मतलब साथ में, एक साथ हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बुक लेने को गया था, उसको उन्होंने मेरे को बताया सर एक बुक 50 रुपए का। मैंने एक डजन बुक लिया, समझो तुमने बोला कि एक डजन बोले तो 12 बुक लेते हो, तो फिर मैं आपको 45 रुपीज में देता हूँ हर बुक के पीछे में। उन्होंने मुझे 5-5 रुपए कम कर दिया, इसका मतलब 12 बुक, ओके, 12 बुक 45 रुपीज के हिसाब से 12 बुक का हो जाता है 540 रुपीज। अगर समझो मैं एक ही बुक लेता तो ऐसा 12 बुक लेता तो 600 रुपया होता था। तो एक डजन बुक लेने से मुझे क्या हो गया, 540। मतलब तुम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा लेते तो भाव थोड़ा सा कम करते हैं, समझेंगे। अगर समझो मैंने एक ट्रक भर के ले लिया, एक ट्रक भर के जिसमें 100 डजन टेम्पो भर के ले लिया, धंधा करता हूँ तो मुझे, समझेगा, 100 डजन बोलेगा तो समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से एक, एक 1200 बुक हो, तो उन्होंने मेरे को 40 रुपए में दे दिया। तो पहला एक बुक मांगा तो 50 बोला था, एक डजन बोला तो 40 पे बोला, अभी एक ट्रक मांग रहा हूँ तो बोलते कि एक बुक में तुमको 40 रुपए में दे सकता हूँ। तो इससे हमको ये एक पता चल जाता है कि आप ज्यादा खरीदते हो तो आपका कीमत कम होता है, बराबर ना। तुम ज्यादा ले रहे हो ना, बराबर है क्या। एक बुक लेगा तो बिजनेसमैन को एक बुक का ही प्रॉफिट मिलता है, कौन समझा क्या आपको। इसके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट को भी कम, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो आदमी ना, वो 30 रुपए में बुक लेके आता और मेरे को 50 रुपए में दिया। मैंने एक ही बुक लिया तो उसको 50 - 3 मतलब 20 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अगर मैं एक डजन लेता हूँ, एक डजन लेता हूँ, समझे क्या आपको। एक डजन लिया तो उसने क्या बोला, 30 का बुक है लेकिन मैं तुमको 45 में दे देता हूँ। तो एक के बुक के पीछे, जैसे इधर 20 रुपए मिला था, लेकिन अगर इधर वो कम करके बेचे तो 20 रुपए नहीं मिलेगा, लेकिन 15 रुपए तो मिल रहा है। लेकिन उसने एक बुक नहीं, 12 बुक, तो 12 बुक का कितना हो गया उसका, 12 ×
फायदा है, उसको 180 रुपये का फायदा हो। तो एक आदमी आया परचेज कर लिया, 20 रुपये फायदा हुआ, लेकिन दूसरा जो उसके पीछे एक डजन जो लिया उसने 180 रुपये मेरे को फायदा दिया, कि उसने एक बुक नहीं 12 बुक। वो ये ट्रक वाले ने कितना लिया, 30 का बुक है, मैंने वो ट्रक वाले को सीधा सीधा बोल दिया तेरे को मैं 40 रुपये में देता हूँ। मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेसमैन को, खाली 10 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन एक ट्रक मंगा रहा हूँ, मतलब एक टेम्पो पूरा मंगा रहा हूँ, इसमें 1200 बुक है। हर बुक 1200 बुक है क्या, 1200 बुक 100 डजन लिया, हर डजन में 12-12 बुक रहता है, तो 1200 बुक। तो हर बुक के पीछे उसको 10-10 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 12,000 का प्रॉफिट हुआ ना रे। तू आया मेरे से ट्रांजेक्शन के, खाली 20 रुपये फायदा हुआ, लेकिन वो पीछे जो ट्रक वाला ले आया तो उसने मेरे को प्रॉफिट कितना दिया, 12,000 का प्रॉफिट दिया उसने। तो उसमें मैं 500 600 700 800 1000 तक भी मैं उसको कम कर देगा। चल बाबा चल, 1000 रुपये कम कर, 500 कम कर, 10 रुपये कम कर, 50 रुपये कम कर। समझा क्या आपको? तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया का रूल है कि भाव कम हो जाता है। समझे? इसके लिए इस फायदे को लेके लोग को बोला जाता है कि जब भी तुम बिजनेस करेंगे तो कोऑपरेटिव करो, साथ में मिलकर करो। जैसा आपका, आप अगर बिल्डिंग में रहते हो, अगर या फिर चाल में रहते हो, बिल्डिंग में देखो कोऑपरेटिव, ओम श्रद्धा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ओम श्रद्धा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब जो उस बिल्डिंग में 40 लोग रहते हैं, वो लोग एक साथ अगर काम करेंगे तो फायदा रहेगा। एक साथ झाड़ू वाला लगा दिया, एक साथ वॉचमैन लगा दिया, समझे कि नहीं? एक वॉचमैन लगाओ, सब जन पैसा कंट्रीब्यूशन निकाल के दो, कंट्रीब्यूशन निकाल के दो। समझा क्या आपको? तो साथ में मिलकर जैसा खेती है, हमारा गांव में खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, तो फार्मर्स रहते हैं, शेतकरी फार्मर्स, अगर समझे इसको कुछ लेने को जाने का रहेगा, ट्रैक्टर लेने का है, तो हमारा गांव में 10 फार्मर्स है जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं, 200 के ऊपर फार्मर्स है, खेती बाड़ी करने वाले लोग। लेकिन ये 10 फार्मर मिलकर अगर ट्रैक्टर लेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। 10 जन मिलकर फिर खत लेते, फर्टिलाइजर लेते, केमिकल लेते, तो उनको फायदा पड़ेगा। तो ये फार्मर मिलकर कोऑपरेटिव बनाते, कोऑपरेटिव सोसाइटी, साथ में मिलकर ट्रांजैक्शन को करेंगे, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझा क्या? इसमें क्या क्या रहेगा, तुम साथ में मिलकर अगर कोई भी चीज को करेंगे तो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा जब होता है तो ऑटोमेटिकली आपको उसका कीमत सस्ता हो जाता है, आपको ज्यादा फायदा होने का चांसेस। तो ऐसा जो लोग मिलकर, साथ में मिलकर आके बिजनेस करना चाहते हैं अपने फायदे की, समझे क्या? ऐसा कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं। देखो अभी इसमें फायदा क्या हो गया कि हम ट्रैक्टर ले रहे थे, हम वो ट्रैक्टर बोलते कि सर 2.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर, लेकिन अगर 10 ट्रैक्टर लेंगे तो बोलते कि मैं 2 लाख में देने को तैयार है। तो हर एक फार्मर को 50-50 हजार बच गए कि नहीं बच गए? क्यों बच गया? क्योंकि कोऑपरेटिव है, साथ में मिलकर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये कोई बिजनेस नहीं है, बट इसमें आपको फायदा हो जाता है। समझे क्या? बिजनेस नहीं है सर। तो लेन देन करते समय कम सस्ता में हो जाता है। समझे क्या? मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा दोस्त और मैं दोनों उल्लासनगर एग्जाम के लिए सेंटर आया हमको, तो हम उधर रिक्शे में जाते हैं, तो मुझे 120 रुपये बताया उसने, बोलते कि मैं रोज लेके जाएगा, जाने के लिए 120, आने के लिए 120, डायरेक्ट रिक्शा, घर से बेटा सीधा एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर में बेटा सीधा घर पे। लेकिन अगर समझो मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही उल्लासनगर में, तो मैंने उसको भी ले लिया, तो उसका मतलब रिक्शा तो वही है ना रे, 120 ही देने का हमको। लेकिन 2 जन जा रहे, 2 जन जाएंगे तो फिर क्या होएगा, तो 120 एक जो देने वाला था, तो इसने 60 दिया, मैंने 60 दिया, तो कितना हो गया? तो मेरे लिए खर्चा पहला 120 था, बट मेरा दोस्त मेरे साथ में कोऑपरेशन कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, मेरा साथ दे रहा है, तो मुझे खर्चा कितना हो गया? 60।
अभी तीसरा भी मेरा दोस्त है, क्योंकि रिक्शा में 3 जन तो बैठ सकते हैं, तो वो बोलते यार मैं भी आता हूँ रे। बोला ठीक है तू भी आ जा। तो रिक्शा में 120 रुपये हमको देने का उसको। रिक्शा तो पहले बात किया ना हमने, जाने को आने को डायरेक्ट 120, एक बैठेगा तो 120, दो बैठेगा तो 120, तीन बैठेगा तो 120, 3 जन पीछे बैठ सकते हैं। मैं सामान के साथ बैठूं, विदाउट सामान बैठूं, अकेला बैठूं, दुकेला बैठूं, जो भी। तो अभी 120 देने का रहेगा तो पहला वाला 40 निकालेगा, दूसरा वाला 40 निकालेगा, तीसरा वाला 40 निकालेगा। तो देखो, तो मेरा खर्चा 120 से 60 हुआ, 60 से 40 हुआ। काम तो वही हो रहा है। इसको बोलता है कोऑपरेशन। ऐसा कोई एक्टिविटी करते रहेंगे तो उसको बोला जाता, नाम दिया जाता कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। खुद होके साथ में आना, कोई जबरदस्ती नहीं। तेरे को आने का ही चाहिए, हमारे साथ रिक्शा में बैठने का ही चाहिए, हमारे साथ ट्रैक्टर तेरे को लेने का ही है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो हमारे साथ देगा तो फायदा हो जाएगा तेरे को, बस इतना ही। तो अकेला जाएगा तो महंगा पड़ेगा। तो अकेला ट्रैक रिक्शा में जाएगा तो 120 देना पड़ेगा, दो जन के साथ में जाएगा तो 60-60 में काम हो जाएगा, तीन जन के साथ में जाएगा तो 40-40 में काम हो जाएगा। तो 120 की जगह पे तेरे को 40 रुपए में काम हो रहा है। सो इट इज अ वॉलंटरी। वॉलंटरी बोले तो खुद होके साथ में आएंगे टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। उनका एम क्या है? अपना खर्चे को कम करना। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, लोगों को सेवा करने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र स्टेट। उसका कानून है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। उसका कानून 1916 में बनाया गया था महाराष्ट्र स्टेट। फीचर्स, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी मेंबर बन सकते हैं, कोई भी उसका फायदा ले सकते हैं। इसका मिनिमम कम से कम 10 लोग तो चाहिए, और मैक्सिमम जितना भी लोग रखना चाहते रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मिनिमम 10 लोग मिलकर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। दो तीन जन मिलकर नहीं कर सकता। मिनिमम 10, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 100, 1000, 2000, 3000, लाख, लाखों तक बना सकता है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, नो लिमिट, लिमिट नहीं। समझे क्या आपको? और द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। अगर वो सोसाइटी बंद बिंद हो गया तो तुम्हारा घर पे कोई आएगा नहीं। लिमिटेड, सोसाइटी तक ही आ सकता है। तो समझेंगे। और हर सोसाइटी अलग अलग एम के लिए बना जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी बोलेगा तो जो घर घर 4-5 घर मिलकर, 10 घर मिलकर, 12 घर मिलकर हमने साथ में बिजनेस करना सोचा। इसका फायदा जो हाउस ओनर को होगा। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर लोग ने, शेतकरी मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। तो इसका एम ट्रैक्टर लेना, खाद लेना, बी लेना, सीड्स लेना, फर्टिलाइजर्स लेना। समझा क्या आपको? और टेम्पो बुक करना साथ में। मेरा भी माल, मेरा भी फसल काटा, उसका भी फसल काटा, दोनों को किया, मंडी में लेके गया। तो मंडी में लेके आने के लिए ट्रक लगेगा, टेम्पो लगेगा। अभी टेम्पो लेके आया 5,000 माल। तो हम दोनों ने बोला कि तू भी, तेरा कितना गोनी? बोला 10 गोनी। मेरा गोनी 15 गोनी। चल दोनों अपन साथ में डाल दे, लेके जाते हो लोग। समझा क्या? मंडी तक लेके जाएगा तो पैसा फिर आधा आधा हो जाएगा ना। मैं अकेले जाएगा तो 5,000, वो अकेले जाएगा तो 5,000, 10,000 हो जाएगा। तो हम दोनों मिलकर जाते हैं। समझे क्या? सो दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब पैसा उधार देते। जैसा आप बैंक में जाके पैसा मांगेगा तो ये स्लिप लेके आ, आधार कार्ड लेके आ, पैन कार्ड लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, दुनिया भर का पेपर, घर का पेपर लेके आ, वो पेपर ले। अरे यार पेपर नहीं है मेरे पास तो लोन नहीं मिले। पेपर नहीं तो लोन नहीं मिले। तो कुछ सोसाइटीज में मेंबर लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, और जिसको पैसा चाहिए उसको वो लोग हेल्प करते हैं, और इंटरेस्ट तो लेंगे वो लोग, नो डाउट अबाउट दैट। इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी, घर का मालक लोग मिलकर मेंटेनेंस एक साथ पैसा निकालते हो। कचरा वाले को 8,000 रुपये दे दिए। मैं अकेला देगा तो 8,000 देना पड़ेगा, तो पूरा बिल्डिंग को साफ सफाई किया उसने। उसको बोला चल 10,000 दे। वॉचमैन रख दिया, 8-12 हजार उसको पगार। कलर मारा एक, मैं अकेला कलर मार सकता है क्या? नहीं, पूरा बिल्डिंग को मारना पड़ेगा। समझेगा? लीकेज हो रहा है तो लीकेज क्या मैं अकेला करेगा क्या? नहीं। बिल्डिंग में ऊपर टेरेस में लीकेज है तो सबको तकलीफ है।
नीचे फाउंडेशन में तकलीफ है, तो फाउंडेशन में तकलीफ बोले तो मेरा अकेला घर को तकलीफ नहीं है, पूरा बिल्डिंग गिरेगा गिरेगा तो सबको मिलकर ही काम करना पड़े, अकेला मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए कोऑपरेट, समझे कि नहीं? तो अलग अलग प्रकार का कोऑपरेटिव अलग अलग फायदे के लिए करते हैं, और इनका इंटेंशन प्रॉफिट नहीं रहता, उनको अपना काम सर्विस अपना फायदा होना चाहिए, समझे क्या? The organization enjoys independent legal statutes different from its members. मतलब ये लीगली माना जाता है उसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, समझे क्या आपको? और इसमें वन मेंबर वन वोट, जो भी डिसीजन लेने का रहेगा तो वोटिंग वगैरह करता है। 40 लोग हैं तो उनको पूछा था ऐसा हम करना चाहते हैं, किस कौन कौन यस बोलते हैं, सब हाथ ऊपर करते वोट करते, मेजोरिटी जो रहेगा उसका सुना जाए। अपना अगले साल कलर मारने का, तो सब जन ने बोला कि कलर मारने का क्या जरूरत है, सबसे पहले लीकेज का देखो, तो सब जन ने नो बोला। नो बोलने मतलब वोटिंग किया तो सब जन ने 40 मेंबर में से 30 मेंबर बोला कि नो कलर नहीं मारने का, पहला पानी का लीकेज विकेज जो होता है उसको देखो पहला, समझे ना? तो हर डिसीजन वोटिंग से होता है, वोटिंग राइट्स इक्वल वोटिंग, वन मैन वन वोट, वो मेजोरिटी के हिसाब से काम किया जाए, समझे क्या? और इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ऐसा दो चीज हमने आज देखा, कौन सा, एक आपका एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव शॉर्टकट में लिखता है, और ठीक है? द नेक्स्ट लेक्चर विल मीट अगेन।